नमस्कार साथियों। आज हम 1857 की क्रांति के तहत एक ऐसे स्थान पर जहां पहुंचे हैं जहां के विद्रोह का नेतृत्व किसी औरत ने किया, जहां के विद्रोह का नेतृत्व पूर्व में रह चुकी किसी तवायफ ने किया। हम एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे हैं जिस स्थान को अंग्रेजों ने कुशासन के आरोप में ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। हम एक ऐसे साम्राज्य में आ पहुंचे हैं, हम एक ऐसे राज्य में आ पहुंचे हैं जहां कहते हैं कि अंग्रेज अधिकारी हेनरी लॉरेंस से लेकर, आउट्रम से लेकर, हैवलॉक से लेकर जहां विद्रोह को दफन नहीं कर पाए, और कॉलिन कैंपबेल ने जहां आकर विद्रोह का दमन किया। हम बात भारत की एक ऐसी रियासत की कर रहे हैं जिसकी कहानी जुड़ी है नवाब वाजिद अली शाह की बेगम और भारत में महक परी, ध्यान दीजिएगा, अवध के साम्राज्य में महक परी के नाम से जानी जाने वाली बेगम हजरत महल से। मैं ऐसी ही बेगम हजरत महल की कहानी आज आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा अवध के उस विद्रोह के बारे में, लखनऊ के उस विद्रोह के बारे में। और अवध और लखनऊ के विद्रोह से हम शाहजहांपुर और फैजाबाद के विद्रोह को भी कनेक्ट करने का प्रयास आज के इस लेक्चर में करेंगे। आपको अवध का विद्रोह पूछ ले, शाहजहांपुर का विद्रोह पूछ ले, आपको लखनऊ का विद्रोह पूछ ले, और आपको फैजाबाद का विद्रोह पूछ ले, तो विद्यार्थियों इन सभी विद्रोहों के अंदर एक किरदार जानकारी हो आपको, बेगम हजरत महल का किरदार, मौलवी अहमदुल्ला का किरदार, ये आपको देखने को मिलेंगे। मैं अगर आज के इस विद्रोह की बात, अवध के इस विद्रोह की शुरुआत करूं, तो मैं ये शुरुआत करना चाहूंगा बेगम हजरत महल की कहानी से। कहते हैं एक बेगम हजरत महल जिसका चेहरा आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और ये चेहरा देखते ही ये चेहरा आपके दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए। ये बेगम हजरत महल उर्फ मोहम्मदी खानम, मोहम्मदी खातुम, मोहम्मदी खातुम भी लिखा मिलेगा, मोहम्मदी खानुम भी लिखा मिलेगा। कहते हैं कि ये मोहम्मदी खातुम नाम की एक लड़की जो बाद में बेगम हजरत महल बनी, मोहम्मदी खातुम जिसका जन्म अवध साम्राज्य के अंदर ही फैजाबाद के किसी गांव के अंदर हुआ। शुरुआत के अंदर ये एक तवायफ थी। कहते हैं इसके माता पिता ने एक दलाल के हाथों इसको बेच दिया। इसके माता पिता ने, आपको जानकारी हो, ये मोहम्मदी खातुम नाम की महिला थी, और कहते हैं कि इसके माता पिता ने इसको एक दलाल के हाथों बेच दिया, और जब दलाल के हाथों बेचा तो ये लखनऊ के शाही हरम में शामिल हो गई। लखनऊ के शाही हरम में शामिल हो गई, और वहां फिर से खरीद फरोख्त होती है, और फिर से दलाली का खेल खेला जाता है। और बाद में कहते हैं कि इसको एक नाम मिल जाता है, परी। कहते हैं उन तवायफों के अंदर, उन शाही हरम की महिलाओं के अंदर जो महिलाएं नवाब को पसंद आती थी, उन महिलाओं को परी कहता था। और एक ऐसी ही परी के रूप में परियों के उस समूह का हिस्सा बन गई ये मोहम्मदी खातुम। ये मोहम्मदी खातुम उन परियों के समूह का हिस्सा बन गई। और आपको जानकारी हो, धीरे धीरे जब नवाब वाजिद अली शाह, कहते हैं कि जब ये लखनऊ के शाही हरम में थी तो ये शहजादों के लिए नाचा करती थी, ये नर्तकी का कार्य भी किया करती थी। और बाद में जब नवाब वाजिद अली शाह की नजर इस पर पड़ी तो उन्होंने इसे परियों के समूह में तो शामिल किया ही, लेकिन वे इसकी सुंदरता पर इतने लट्टू हो गए कि उन्होंने इसको महक परी का नाम दे दिया। आपको ध्यान हो, ये महक परी, ये मोहम्मदी खातुम, कालांतर के अंदर नवाब वाजिद अली शाह इसे अपनी बेगम बना लेते हैं। यानी कि महक परी उर्फ मोहम्मदी खातुम उर्फ महक परी के शाही रखेल से शाही बेगम बनने का सफर, और ये बन जाती है नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। नाम मोहम्मदी खातुम था, लेकिन बिरजिस कादिर को जन्म देने के बाद
आपको ध्यान हो, बिरजिस कादिर इनका पुत्र, और उसके बाद इनको हजरत महल का खिताब मिलता है। बिरजिस कादिर के जन्म के बाद, बिरजिस कादिर के जन्म के बाद इनको हजरत महल का खिताब मिलता है, और ये बेगम हजरत महल के नाम से जानी जाती है। बेगम हजरत महल, मोहम्मदी खातून से लेकर और बेगम हजरत महल का सफर तय किया। लेकिन आप सोचिए, ये हुस्न का जलवा था या फिर ये बुद्धि के चातुर्य का खेल। महक परी उर्फ मोहम्मदी खातून ये बन गई बेगम हजरत महल। कहते हैं लखनऊ के महल में रहने वाली, लखनऊ के शाही महल में रहने वाली, तवायफ के कोठे से लखनऊ के शाही महल का सफर कह दो, मोहम्मदी खातून से बेगम हजरत महल का सफर कह दो, और आपको जानकारी हो, कहते हैं ये 1857 के संग्राम में अवध के विद्रोह की नायिका बनकर सामने आई। अगर मैं ये कहूं कि 1857 का संग्राम, जिसमें एक नहीं कई तवाइफे नायिकाएं बनी, चाहे बेगम हजरत महल हो, चाहे कानपुर के अंदर जब बात करते तो अजीजन बाई हो, और चाहे बेगम हजरत महल के ही महिला, आपको जानकारी हो, बेगम हजरत महल के ही राज्य के अंदर एक तवाइफ हैदरी बाई हो। ये कुछ तवाइफें थी जिन्होंने अपनी देशभक्ति का परिचय 1857 के स्ट्रगल के दौरान दिया था। विद्यार्थियों, मैं इसी बेगम हजरत महल पर जिसकी बात मैं कर रहा हूं, आपको जानकारी हो, देखिए बेगम हजरत महल के बारे में जब हम अवध का विद्रोह पढ़ते हैं तो हमें बेगम हजरत महल की जानकारी होनी चाहिए। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, आपको जानकारी हो, इसका जो नाम था, वास्तविक नाम, वो मोहम्मदी खातून था। इसका वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मदी खातून। मैं बोर्ड पर वही लिखूंगा जो हमारी जानकारी के लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दें, कहते हैं कि वास्तविक नाम था मोहम्मदी खातून। पूरी स्टोरी तो आपके सुनने के लिए आप वीडियो को बार बार रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी का वो पार्ट जो हमारे नोट्स के काम का है, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उसको मैं बोर्ड पे जरूर लिखूंगा। आपको बताऊं, वास्तविक नाम मोहम्मदी खातून था, और इसका जन्म कहां हुआ था? इसका जन्म फैजाबाद, अवध साम्राज्य का ही जो फैजाबाद जगह है, वहां फैजाबाद के एक गांव के अंदर ये मोहम्मदी खातून जन्मी थी। और मोहम्मदी खातून का पेशा, इसका पेशा क्या था? ये तवायफ थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, तवायफ से लेकर और ये बन गई नवाब वाजिद अली शाह की बेगम। आपको जानकारी हो, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम का सफर इसने तय किया। यानी पहले ये एक कोठे की तवायफ थी, फिर ये लखनऊ के शाही हरम में शामिल हुई, फिर ये शाही हरम में ही जो परियों का समूह था, यानी जो खूबसूरत तवायफें थी, उनके समूह का हिस्सा बनी, और फिर कहते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह ने इसको महक परी कहा। फिर ये शाही रखेल से कहते हैं कि लखनऊ की बेगम बन जाती है, और बिरजिस कादिर के जन्म के बाद इसको हजरत महल का खिताब मिलता है, तो ये बेगम हजरत महल हो जाती है। आपको जानकारी हो, नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम का सफर, एक तवायफ से नवाब वाजिद अली शाह की बेगम का सफर, या तो ये हुस्न का जलवा था और या फिर ये बुद्धि के चातुर्य का खेल था कि एक तवायफ से वो बन गई नवाब वाजिद अली शाह की बेगम, और ये बुद्धि के चातुर्य का खेल ही था कि वो एक कोठे से लखनऊ के शाही महल की बेगम बन गई। आपको जानकारी हो, ये बेगम हजरत महल की कहानी का जिक्र जब मैं करता हूं तो आपको परीक्षा के अंदर कई बार पूछा भी जाता है, बेगम हजरत महल को महक परी, नवाब वाजिद अली शाह इसको क्या कहते थे? महक परी। क्यों कहते थे? ये मैंने अभी आपको कहानी के माध्यम से बता दिया, लेकिन लिखने की आवश्यकता कहानी को तो नहीं है, इतना मुझे लगता है, और मुझे लगता है आपको भी यही लगता होगा कि कहानी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको जानकारी हो, बेगम हजरत महल को किस नाम से जाना जाता था? महक परी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था इनको? महक परी। महक परी, इनको नवाब वाजिद अली शाह ने कहा था महक परी। और मैं आपको 1857 की क्रांति की इस बेगम हजरत महल के बारे में अगर चर्चा करूं, बेगम हजरत महल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको जानकारी हो, बिरजिस के जन्म के बाद
बिरजिस के जन्म के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? बेगम हजरत महल। बिरजिस कादिर इसका बेटा है, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर के जन्म के बाद इसको हजरत महल का खिताब मिलता है और यह बन जाती है बेगम हजरत महल। बिरजिस कादिर के जन्म के बाद हजरत महल का खिताब इसको नवाब वाजिद अली शाह देते हैं। नवाब वाजिद अली शाह, आपको जानकारी हो, कहते हैं कि बिरजिस कादिर के जन्म के बाद इसको मिल जाता है हजरत महल का खिताब। हजरत महल का खिताब मिलता है और तब ये बेगम हजरत महल के उपनाम से जानी जाती है। ये बेसिक बात तो मैंने की, ध्यान दीजिएगा। ये जो बात मैंने यहां पर करी है, ये बात निश्चित रूप से मैं बताना चाह रहा हूं, गौर करिएगा। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, 1857 के संग्राम की ये महक परी, आपको जानकारी हो, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप में ले जाना चाहूंगा। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति पर मैं आऊं, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ये गिलास फल, ग्लास चेरी, ये एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। ये लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध की रियासत के बारे में कहा और 1856 के अंदर 5 साल के भीतर उन्होंने अपने इस कथन को सही सिद्ध किया। नवाब वाजिद अली शाह उनको कहते हैं कि उन पर आरोप लगाया कि आपका शासन सही ढंग से संचालित नहीं हो रहा है, उन पर कुशासन का आरोप लगाया गया। पहले डलहौजी ने प्रयास किया कि वो राजी खुशी अवध सौंप दे, लेकिन जब राजी खुशी सौंपने में आनाकानी करने लगे तो उनको निर्वासित करके और कलकत्ता भेज दिया गया। कलकत्ता भेज दिया गया, अवध को कुशासन के आरोप में हड़प कर। और कहते हैं, आपको जैसे मैंने बताया, लॉर्ड डलहौजी ने 1851 के अंदर एक बात कही थी। किस रियासत के बारे में कही, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में एक बात कही थी। क्या कहा था? इन्होंने कहा था, ये गिलास फल, ये गिलास फल, ये गिलास फल। अब देखिए अंग्रेजी में इसके लिए शब्द यूज किया चेरी। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह की जो हरकतें थी ना, उन हरकतों के कारण नवाब वाजिद अली शाह बड़े शौकिया किस्म के आदमी थे और इस कारण, उनकी हरकतों के कारण डलहौजी ने तो पहले ही कह दिया था, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी लॉर्ड डलहौजी ने। कब कही थी? 1851 के अंदर कही थी। ये बात 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। और मैं बताना चाह रहा हूं, 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने यह बात कही। और 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी रियासत के बारे में यह कहा? लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में यह कहा था। अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरने वाला है। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरने वाला है। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं, आपको जानकारी हो, 1851 के अंदर ये बात कही और समय आया 1856 का। 1856 के अंदर जब देखा कि वाजिद अली शाह गोद निषेध नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्सिस का शिकार नहीं हो रहे, तो अब अवध के साम्राज्य को अपना बनाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने लगा दिया कुशासन का आरोप। लॉर्ड डलहौजी ने मिस गवर्नेंस का आरोप लगा दिया, कुशासन का आरोप लगा दिया और कुशासन का आरोप लगाकर 1856 के अंदर डलहौजी को पद से हटा, डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह को पद से हटा दिया। आपको जानकारी हो, अवध के नवाब वाजिद अली शाह, इन पर कुशासन का आरोप लगाया गया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर इन्हें पद से हटा दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर किसने हटाया था? लॉर्ड डलहौजी ने, जो बात मैं पहले ही कर चुका हूं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर, कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें
पद से हटा दिया गया, उन्हें पद से हटा दिया गया। आपको जानकारी हो, अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उनको पद से हटा दिया गया और पद से हटाने के अलावा वाजिद अली शाह को निर्वासित करके, मतलब अवध से निकाल करके और कलकत्ता भेज दिया गया। जब वो कलकत्ता गए तो उनके साथ में उनके शाही हरम की कई तवायफें भी गई, लेकिन बेगम हजरत महल जो पहले तवायफ रह चुकी थी और अब शाही रखेल से बेगम बन चुकी है, उसने जाने से मना कर दिया और अपने बेटे बिरजिस कादिर के साथ वो अवध की राजधानी लखनऊ में बैठी रही। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यह है कि नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कहां भेज दिया? कलकत्ता भेज दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह को, नवाब वाजिद अली शाह, इनको निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित मतलब राज्य से निकाल दिया गया और निर्वासित करके इनको कहां भेज दिया? जहां अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता भेज दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित करके और कलकत्ता भेज दिया, लेकिन बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस के साथ कहां बैठी रही? लखनऊ। बेगम हजरत महल और बिरजिश कादिर, ध्यान दे, जो अल्पायु था। अधिकांश स्रोत कहते हैं कि बिरजिस की उम्र लगभग 13-14 साल के लगभग रही होगी उस समय। बिरजिस और बेगम हजरत महल दोनों ये कहां बैठे रहे? ये अवध साम्राज्य की राजधानी लखनऊ के अंदर बैठे रहे। ध्यान दीजिएगा, ये लखनऊ के अंदर ही ये दोनों रहे। तो नवाब वाजिद अली शाह को निर्वासित करके कलकत्ता भेज दिया, लेकिन बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस के साथ, अपने अल्पायु बेटे बिरजिस के साथ लखनऊ के अंदर ही बैठे रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं बताना चाह रहा हूं कि 1857 की क्रांति जब शुरू हुई तो बेगम हजरत महल ने अवध का प्रबंध खुद के हाथ में ले लिया और अपने बेटे बिरजिस को अवध का शासक घोषित कर दिया। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। 1857 की क्रांति के दौरान एक बड़ी दिलचस्प घटना है। देखो 1856 में नहीं, 1856 के अंदर तो कुशासन के आरोप में अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को हटाकर भेज दिया था कलकत्ता और अंग्रेजों का कब्जा हो गया था एक तरीके से। लेकिन 1857 की क्रांति जब से ऐसे ही शुरू हुई, कहते हैं 1857 की क्रांति जैसे ही शुरू हुई, मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे ही मेरठ की छावनी के अंदर विद्रोह हुआ ब्रिटानियों के खिलाफ, ब्रिटानिया मतलब ब्रिटिश, इनके खिलाफ, इन ब्रिटानियों के खिलाफ जैसे ही मेरठ की छावनी में विद्रोह हुआ और विद्रोह की आग भारत के हिस्से हिस्से में पहुंचने लगी, तो कहते हैं कि बैरकपुर छावनी की चिंगारी मेरठ में आकर थोड़ी सी आग बनी, लेकिन अवध और कानपुर में आकर वो ज्वाला का रूप बन पड़ी। कहते हैं कि बेगम हजरत महल ने क्रांति शुरू होने के बाद 1857 की क्रांति के दौरान, आपको जानकारी हो, 1857 की क्रांति के दौरान कहते हैं कि ये जो बेगम हजरत महल है, इस बेगम हजरत महल ने अपने बेटे बिरजिस को अवध का नवाब घोषित कर दिया और खुद शासन चलाने लगी, क्योंकि वो तो अल्पायु बेटा था। ध्यान देना, वो तो अल्पायु बेटा है, 14 साल का बेटा है। बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस के साथ, इसलिए जब नेतृत्वकर्ता पूछते हैं ना तो हम बिरजिस का नाम भी साथ में लिखते हैं, अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। आपको जानकारी हो, जैसे ही मेरठ की छावनी में शुरू हुई आग की ज्वाला अवध के अंदर आ गई। वो ज्वाला जब अवध के अंदर धधकने लगी, मेरठ की छावनी से जो चिंगारी भड़की, जो बैरकपुर की छावनी से जो चिंगारी भड़की और फिर मेरठ के अंदर थोड़ी सी आग बनी और वो आग जब ज्वाला का रूप धारण कर लिया अवध के अंदर, तो कहते हैं कि उस समय बेगम हजरत महल को लगा ये मौका बहुत अच्छा है, नवाब वाजिद अली शाह का जो अपमान हुआ उस अपमान का प्रतिशोध अब लिया जा सकता है, और उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। उन्होंने अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया, और न केवल अपने बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया,
बल्कि आपको जानकारी हो वह स्वयं अवध का शासन प्रबंध देखने लगी। वह स्वयं 1857 की क्रांति के दौरान वह स्वयं अवध का शासन प्रबंध देखने लगी और कहते हैं कि ये जब बेगम हजरत महल अवध की नायिका के रूप में उभर रही थी, ये हिंदू और मुसलमान सैनिकों में भेद नहीं करती थी और ये जब हुक्म देती थी तो सिपाही भी इसके लिए तैयार थे, जमींदार भी इसके लिए तैयार थे, तालुकेदार भी इसके लिए तैयार थे, क्योंकि ये सबको संभाव से देखती थी। और आपको जानकारी हो वह स्वयं अवध का शासन प्रबंध संभालती थी। आज भी जब आप लखनऊ में जाते हो तो लखनऊ का एक पौष इलाका है हजरतगंज करके, वो अवध की बेगम हजरत महल की याद दिलाती है और उनकी जो क्रांति के अंदर उनकी जो वीरता थी, उस वीरता का बखान, उस वीरता का महिमा मंडन कहते हैं कि लखनऊ का वो हजरतगंज का इलाका करता है। वह स्वयं अवध का शासन प्रबंध संभालने लगी, आपको जानकारी हो, और देखते ही देखते बेगम हजरत महल वो 1857 की क्रांति की नायिका बन गई। कहते हैं 1857 की क्रांति का अवध में जो विद्रोह प्रारंभ की तिथि औपचारिक रूप से जो सरकारी रिकॉर्ड में मानी जाती है, अवध के अंदर विद्रोह की तारीख जो मानते हैं, या लखनऊ, देखो लखनऊ तो अवध साम्राज्य का हिस्सा है, उसकी राजधानी है। अवध में विद्रोह की जो तारीख मानते हैं वो 4 जून 1857। मैं फिर बता दूं, झांसी के अंदर और लखनऊ या अवध के अंदर दोनों जगह पर 1857 के स्ट्रगल की डेट 4 जून ध्यान रखनी है और कानपुर के अंदर 5 जून। ठीक है, अवध और झांसी के अंदर 4 जून, कानपुर में 5 जून। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अवध के अंदर विद्रोह की जो तारीख हमें दिमाग के अंदर रखनी है। कभी परीक्षा के अंदर क्रम पूछ लेते हैं विद्रोह आरंभ की तिथि का, तो अपने को अवध की तारीख 4 जून 1857 ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे अवध का विद्रोह पूछ ले, और अवध की ही राजधानी लखनऊ है, लखनऊ का विद्रोह पूछ ले, चाहे अवध का विद्रोह पूछ ले और चाहे लखनऊ का विद्रोह पूछ ले, मैं बताना चाह रहा हूं अवध या लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया, बिरजिस कादिर ने किया, और एक मौलवी थे, मद्रास वाले मौलवी थे, लेकिन उन दिनों फैजाबाद में रहते थे। और 1856 के अंदर जब क्रांति शुरू भी नहीं हुई थी, मौलवी अहमदुल्ला को जगह जगह भारत के अंदर और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के इलाकों में घूम घाम कर जिहाद का प्रचार करते और अंग्रेजों की खिलाफत करते देखा जा सकता था। अगर 1856 के अंदर वहां हमारे पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग और कोई सैटेलाइट कैमरा नहीं था, तो मौलवी अहमदुल्ला घूमते घामते जरूर नजर आते। एक मौलवी थे अहमदुल्ला, मद्रास के रहने वाले मूलतः थे, लेकिन उन दिनों फैजाबाद में रहते थे। और मैं बताना चाह रहा हूं कि फैजाबाद, वही फैजाबाद जहां पर अयोध्या है पास में, और वो अयोध्या जब भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। आपको ध्यान हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर कहां है? अयोध्या। भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि कहां है? अयोध्या। भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या, वो अयोध्या फैजाबाद ही तो आपको जानकारी, अयोध्या फैजाबाद पास में। तो कहने का मतलब यहां पर मैं बताना चाह रहा हूं कि फैजाबाद का रहने वाला मौलवी अहमदुल्ला, जो मूलतः भले ही मद्रास का था लेकिन उन दिनों फैजाबाद में था। तो आपको जानकारी हो, अवध या लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व करता कभी भी पूछ ले, तो यहां हमारे को 3 नाम तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। 3 नाम तो विशेष रूप से ध्यान रखना ही है। एक, बेगम हजरत महल को दिमाग में रखेंगे, एक बेगम हजरत महल को दिमाग के अंदर रखेंगे। दूसरा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बेगम हजरत महल के अलावा जिसको अवध का नवाब घोषित किया था, उस व्यक्ति का नाम बिरजिस कादिर। और ये कौन था? ये बेगम हजरत महल का अल्पायु बेटा था, ये इसका अल्पायु पुत्र है। 14 साल की उम्र रही होगी उस समय, हमारे कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। ठीक है ना। और आपको जानकारी हो, इसके अलावा एक और नेतृत्वकर्ता का नाम भी अगर कभी पूछे तो दिमाग के अंदर रखना है, मौलवी अहमदुल्ला। ये मौलवी अहमदुल्ला की बात भी हमें जरूर दिमाग के अंदर रखनी है। बेगम हजरत महल को, बिरजिस कादिर को और मौलवी अहमदुल्ला को, ये 3 व्यक्तियों को निश्चित रूप से आप दिमाग के अंदर जो है वो रखें। एक बात, जब मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बात आती है, मैं वापस बेगम हजरत महल पर आऊं, लेकिन उससे पहले मैं मौलवी अहमदुल्ला के बारे में भी एक छोटी सी बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि मौलवी अहमदुल्ला
जरा ध्यान दें, मौलवी अहमदुल्ला का एक किरदार बीच में जन्म ले रहा है, क्योंकि जब अवध और लखनऊ के विद्रोह की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला के बारे में बात करना भी जरूरी हो जाता है। और जब मैं इस शख्सियत की बात करता हूं, जब मैं मौलवी अहमदुल्ला की बात करता हूं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मौलवी अहमदुल्ला मूलतः मद्रास क्षेत्र से आता था, लेकिन आपको जानकारी हो मूलतः मद्रास क्षेत्र से, मतलब उसके पीढ़ियों में कोई मद्रास में रहे होंगे, लेकिन उस समय वो कहां का निवासी था? फैजाबाद का निवासी था। कहां का रहने वाला था? फैजाबाद के निवासी थे मौलवी अहमदुल्ला। और आपको जानकारी हो, कहते हैं कि इन्होंने अवध के अंदर या लखनऊ के विद्रोह में कह दो, इन्होंने फैजाबाद के विद्रोह में कह दो, अवध या लखनऊ का विद्रोह जो 1857 में हुआ, फैजाबाद में जो 1857 के अंदर विद्रोह हुआ, आपको जानकारी हो, चाहे हम लोग जब हम बेगम हजरत महल की बात करते हैं और जब हम लखनऊ के विद्रोह की बात करते हैं, तो अवध या लखनऊ का विद्रोह पूछ ले, फैजाबाद का विद्रोह पूछ ले, शाहजहांपुर का विद्रोह पूछ ले, इन सभी विद्रोहों के अंदर, इन सभी जगहों पर जो विद्रोह हुए, उन विद्रोहों के अंदर एक नेतृत्वकर्ता मौलवी अहमदुल्ला भी थे। ध्यान दीजिएगा, मौलवी जी थे ना, वो क्रांति शुरू होने से साल भर पहले ही उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जगह जगह घूमते घामते दिखते थे और जिहाद का प्रचार करते हुए, अंग्रेजों की खिलाफत करते हुए वो दिख जाते थे हमारे को। आपको जानकारी, हम तो थे नहीं, लेकिन जो भी था उसको दिख जाते थे, और हमें तो इतिहासकारों ने जो बताया वही हमें पता है। मूलतः मद्रास से आने वाले, लेकिन उन दिनों फैजाबाद में रहने वाले और एक मौलवी के रूप में जगह जगह घूमने वाले, लोगों को उपदेश देने वाले, और 1857 की क्रांति में अवध या लखनऊ से, फैजाबाद से और शाहजहांपुर से विद्रोह को नेतृत्व देने वाले ये फैजाबाद के एक मौलवी अहमदुल्ला का नाम भी आप जरूर अपने दिमाग के अंदर रखें। मैं बताना चाह रहा हूं कि मौलवी अहमदुल्ला, बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, अवध या लखनऊ में, फैजाबाद में, शाहजहांपुर में, इन सभी जगह पर विद्रोह का नेतृत्व जो है उसमें मौलवी अहमदुल्ला का नाम भी साथ में। अवध या लखनऊ का विद्रोह जब भी आए ना, तो बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर तो है ही, क्योंकि बेगम हजरत महल लखनऊ की बेगम थी, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी, और उसने बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके शासन प्रबंध खुद के हाथ में ले लिया था। तो वो तो नेतृत्व करता थी, लेकिन साथ में एक मौलवी जी भी थे, और उन मौलवी जी का नाम क्या है? अहमदुल्ला। उन मौलवी जी का नाम क्या है? अहमदुल्ला। तो ये थोड़ी सी बात मैंने चूंकि मौलवी अहमदुल्ला की बात की, इसलिए मैं फैजाबाद को लाया हूं, लेकिन मैं वापस लास्ट में फैजाबाद पर आऊंगा और मैं फैजाबाद के विद्रोह की बात भी वापस करने वाला हूं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बताना चाह रहा हूं कि जब बेगम हजरत महल खुद के हाथ में अवध का शासन प्रबंध ले लेती है, जून के अंदर यह विद्रोह हुआ और जुलाई आते आते अवध का पूरा शासन प्रबंध कहते हैं कि बेगम हजरत महल के हाथ। कुछ ऐसे सोर्सेज है जो ये कहते हैं कि 7 जुलाई 1857 को अवध का शासन हजरत महल ने अपने हाथ में ले लिया। ध्यान दें, तारीख की हम पुष्टि नहीं करते, इसलिए याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मगर कुछ स्रोत ये कहते हैं कि 7 जुलाई 1857 को अवध का शासन प्रबंध बेगम हजरत महल ने अपने हाथ में लिया। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब यह विद्रोह हुआ तो इस विद्रोह के दौरान क्या हुआ आपको जानकारी हो। जब मैं अवध के विद्रोह या लखनऊ के विद्रोह की बात करता हूं, अवध की राजधानी लखनऊ के अंदर विद्रोह की बात करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं आपको बता चुका हूं कि यहां पर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अभी मैंने बताया बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर और मौलवी अहमदुल्ला ने। लेकिन जब यह विद्रोह हुआ, मौलवी अहमदुल्ला की बात की तो उनका परिचय देना भी जरूरी था, लेकिन वापस बेगम हजरत महल पे बात करूं। कहते हैं कि इन्होंने जब विद्रोह किया तो लखनऊ एक ऐसी जगह रही जहां अंग्रेजों ने अपने रेजिडेंसी भवन को नहीं छोड़ा और लगातार वो विद्रोहियों का सामना करते रहे। अंग्रेजों का जो रेजिडेंसी भवन था लखनऊ में, कहते हैं कि उस रेजिडेंसी के भवन के अंदर अंग्रेज अपने आप को बचाते रहे, लेकिन बेगम हजरत महल घेरा डाल के उन अंग्रेजों के पीछे लगी रही। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मैंने फिर कहा कि बेगम हजरत महल के पास में संगठन की इतनी अद्भुत क्षमता थी कि अच्छे अच्छे जमींदार, तालुकेदार, सिपाही सब हजरत महल के नेतृत्व के अंदर युद्ध करने को तैयार थे। और मैं बताना चाह रहा हूं, इस विद्रोह के दौरान कहते हैं कि लखनऊ के अंदर जो अवध की राजधानी थी लखनऊ, वहां पर अंग्रेजों ने रेजिडेंसी भवन को नहीं छोड़ा। अंग्रेजों ने रेजिडेंसी का जो भवन था
उस रेजिडेंसी के भवन को नहीं छोड़ा। आपको जानकारी हो, रेजिडेंसी भवन को नहीं छोड़ा और वो विद्रोहियों का सामना करते रहे। रेजिडेंसी भवन के अंदर बैठे रहे और विद्रोहियों का सामना, जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारी उनको घेर रहे थे, लेकिन उस रेजिडेंसी के भवन में बैठे वो अंग्रेज विद्रोहियों का सामना करते रहे, वो विद्रोहियों का सामना करते रहे। और मैं आपको इसी चीज के साथ में एक बात को ऐड करना चाहूंगा। कहते हैं कि बेगम हजरत महल और क्रांतिकारी ये उस रेजिडेंसी, कहते हैं कि रेजिडेंसी भवन के पीछे पड़े थे, रेजिडेंसी भवन को ये घेर रहे थे, लेकिन इधर अंग्रेज भी रेजिडेंसी भवन के अंदर बैठे रहे और विद्रोहियों का सामना करते रहे। कहते हैं हजरत महल ने आलमबाग की लड़ाई, आलमबाग लखनऊ का एक उपनगर, ठीक है ना, लखनऊ का एक उपनगर कह दो, वहां एक बगीचे के नाम पे वो आलमबाग का क्षेत्र पड़ गया, वो अलग बात है, हम उस जगह या उस नाम की गहराई में नहीं जाएंगे। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि लखनऊ का जो आलमबाग है, कहते हैं कि उस आलमबाग की लड़ाई के दौरान हजरत महल बड़ी वीरता से लड़ी और हाथी पर सवार होकर वो अंग्रेज सैनिकों से मोर्चा लेती थी। यानी आलमबाग की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ में बड़ी वीरता के साथ में युद्ध किया। आलमबाग की लड़ाई, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध अवध के विद्रोह से। ध्यान देना, आलमबाग की लड़ाई, आलमबाग ये लखनऊ का ही एक उपनगर है। आपको जानकारी हो, आलमबाग की जो लड़ाई हुई, कहते हैं इस आलमबाग की लड़ाई के दौरान बेगम हजरत महल वैसे भी जब लड़ती थी, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इस लड़ाई के दौरान उसने अपने जांबाज सिपाहियों की खूब हौसला अफजाई की, खूब वो भी हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ी। बेगम हजरत महल ने इस आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने वीर सिपाहियों की हौसला अफजाई की, अपने वीर सिपाहियों, आपको जानकारी हो, बेगम हजरत महल ने इस आलमबाग की लड़ाई के दौरान अपने वीर सिपाहियों की हौसला अफजाई की। वह खुद भी आपको जानकारी हो, हौसला अफजाई की, वह खुद भी हाथी पर सवार होकर अंग्रेजों से मोर्चा ले रही थी। वह खुद भी हाथी पर सवार होकर अंग्रेजों से मोर्चा ले रही थी। वह खुद भी हाथी पर सवार होकर, और आपको जानकारी हो, अंग्रेजों से मोर्चा लिया। ये बेगम हजरत महल बड़ी वीरता के साथ में, जैसे झांसी की रानी लड़ी ना, वैसे ये भी लड़ी। लेकिन आपको मैं बताऊं, रेजिडेंसी के अंदर ब्रिटिश आयुक्त थे सर हेनरी लॉरेंस। उन्होंने अपने वफादार सिपाहियों के साथ, जब आलमबाग की लड़ाई के अंदर अंग्रेजों की बुरी हालत हुई, तो हेनरी लॉरेंस ने भी अपने वफादार सिपाहियों के साथ रेजिडेंसी भवन में जाकर शरण ले ली। यानी आलमबाग की लड़ाई में अंग्रेजों का बुरा हाल हो गया। आलमबाग की जो लड़ाई थी, आपको जानकारी हो, इसमें अंग्रेजों का बुरा हाल हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं, आलमबाग की लड़ाई से पहले चिन्हट की लड़ाई भी हुई। चिन्हट की लड़ाई, आलमबाग की लड़ाई, इन लड़ाइयों का संबंध किससे है? लड़ाई देखो, लड़ाइयां तो क्रांतिकारियों ने लड़ी और उनका नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही थी, और सामने कौन थे? अंग्रेज थे। लेकिन देखो, ये लड़ाइयां छोटी छोटी लड़ाइयां भले ही है, लेकिन अवध के विद्रोह के अंदर छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन लड़ाइयों ने सैनिकों की हौसला अफजाई की। बताना चाह रहा हूं, चिन्हट की लड़ाई, आलमबाग की लड़ाई, इन लड़ाइयों के दौरान बेगम हजरत महल ने अपने वीर सिपाहियों की हौसला अफजाई की और खुद भी हाथी पर सवार होकर अंग्रेजों से मोर्चा ले रही थी। जब खुद नायिका हाथी पर सवार होकर सैनिकों से मोर्चा लेगी, तो सैनिकों की हौसला अफजाई तो होनी है ना। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ब्रिटिश आयुक्त था, ब्रिटिश आयुक्त कौन था? हेनरी लॉरेंस। आपको जानकारी हो, ब्रिटिश आयुक्त था हेनरी लॉरेंस। उसने अपने वफादार सिपाहियों के साथ लखनऊ के रेजिडेंसी भवन में शरण ले ली। ब्रिटिश आयुक्त हेनरी लॉरेंस ने, ये एक अंग्रेज अफसर है जो मारा जाएगा, आपको ध्यान हो। कहते हैं कि ब्रिटिश आयुक्त हेनरी लॉरेंस ने अपने वफादार सिपाहियों के साथ, ये जो हेनरी लॉरेंस है, ये अपने वफादार सिपाहियों के साथ इसने कहां शरण ले ली? इसने शरण ले ली रेजिडेंसी भवन के अंदर। लखनऊ का जो रेजिडेंसी भवन था अंग्रेजों का, वहां इसने शरण ले ली। लखनऊ के रेजिडेंसी भवन के अंदर शरण ले ली। लखनऊ के
रेजिडेंसी। देखो आपकी सुविधा के लिए लिख भी रहा हूं ताकि आप पीडीएफ को जब डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करके आप नोट्स भी बना सके। ध्यान दें तो अपने वफादार सिपाहियों के साथ लखनऊ के रेजिडेंसी भवन के अंदर कहते हैं कि शरण ले ली। किसने शरण ले ली? ब्रिटिश आयुक्त हेनरी लॉरेंस ने शरण ले ली। ब्रिटिश आयुक्त हेनरी लॉरेंस ने शरण ले ली। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये ब्रिटिश आयुक्त हेनरी लॉरेंस जिसने शरण ले ली, लेकिन बेगम हजरत महल और उसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर आक्रमण करके, रेजिडेंसी भवन पर आक्रमण करके हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। आपको ध्यान हो, कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने बेगम हजरत महल का नेतृत्व तो उसी का ही है। क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारी जो विद्रोही थे, उन क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी भवन पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि आलमबाग की लड़ाई, चिन्हट की लड़ाई, इसमें अंग्रेजों का बुरा हाल हुआ था और हेनरी लॉरेंस ने जाकर रेजिडेंसी भवन में छिप गया था। रेजिडेंसी भवन के अंदर हेनरी लॉरेंस अपने आप को बचा रहा था। वो छिपकर दुबक कर बैठा था और उस दुबके हुए आयुक्त को उसकी बनियान पकड़कर बाहर निकालना था। और इसलिए क्रांतिकारियों ने लखनऊ के रेजिडेंसी भवन पर आक्रमण कर दिया। और जब क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी भवन पर आक्रमण किया तो हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। आक्रमण किया वह हेनरी लॉरेंस को। ध्यान देना, कभी पूछे लखनऊ के अंदर रेजिडेंसी भवन पर जब आक्रमण हुआ तो मौत के घाट कौन से अंग्रेज अफसर को उतारा गया था? तो हेनरी लॉरेंस। इसको या यूं पूछ लेते, हेनरी लॉरेंस को कहां के विद्रोह में मारा गया? तो ये लखनऊ के विद्रोह में, अवध के विद्रोह में। कहते हैं कि लखनऊ के विद्रोह जो लखनऊ का हुआ, लखनऊ के विद्रोह के अंदर आपको जानकारी हो, हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया गया। हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको जानकारी हो, हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया, मतलब उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी भवन पर आक्रमण करके और हेनरी लॉरेंस को मौत के घाट उतार दिया। इधर सितंबर का महीना आ गया और 25 सितंबर 1857 को जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक लखनऊ पहुंच गए। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया, ब्रिटिश सेनाओं को थोड़ी मजबूती दी, लेकिन क्रांतिकारियों का पूर्ण विद्रोह वो दफन नहीं कर पाए, या यूं कहूं लखनऊ को जीतकर बिरजिस कादिर को नवाब के पद से हटाने में वो सफल नहीं हो पाए। आपको जानकारी हो, इसी बीच तारीख आ जाती है 25 सितंबर 1857। और 25 सितंबर 1857 में बताना चाह रहा हूं कि जेम्स आउट्रम, ये अंग्रेज अधिकारी थे, ध्यान देना, बहुत ही जांबाज अफसर थे जेम्स आउट्रम, और इनके साथ में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी हैवलॉक। हेनरी हैवलॉक, जिनकी चर्चा मैं कानपुर के विद्रोह में करूंगा। जब मैं कानपुर के अंदर अजीजन बाई की कहानी सुनाऊंगा तब हेनरी हैवलॉक की चर्चा भी करूंगा। मैं बताना चाह रहा हूं, जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक ये दो ऐसे अंग्रेज अफसर थे, दो जांबाज अफसर थे, जो 25 सितंबर 1857 को ये दोनों कहां आए? ये दोनों लखनऊ आए। ये दोनों लखनऊ आए और आपको जानकारी हो, लखनऊ आकर इन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया। क्रांतिकारियों को इधर उधर, मतलब क्रांतिकारी जहां अपने अड्डों में छिपे हुए थे ना, उन सबको क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। भीड़ को एकदम अलग कर दिया, इनके संगठन को तोड़ दिया। और आपको जानकारी हो, विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया। कहते हैं कि अंग्रेज सेनाओं को मजबूती दी इन्होंने। अंग्रेज सेनाएं इनके आने के बाद थोड़ी मजबूत हो गई। अंग्रेज सेनाएं हेनरी हैवलॉक और आउट्रम के आने के बाद थोड़ी सी मजबूत हो गई। मजबूत तो हो गई, ये ब्रिटिश सेना जो थी ना, वो जेम्स आउट्रम और हेनरी हैवलॉक के आने के बाद मजबूत तो हुई, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं हुई कि लखनऊ को जीत पाए और विद्रोह का पूर्ण दमन कर पाए। ध्यान दे, कहने का मतलब यह है कि आउट्रम और हैवलॉक ने अंग्रेजी सेनाओं को मजबूती तो दी, लेकिन आउट्रम और हैवलॉक लखनऊ के विद्रोह के पूर्ण दमन में, लखनऊ के विद्रोह के पूर्ण दमन में, लखनऊ के विद्रोह के पूर्ण दमन में या लखनऊ को जीतने में,
सफल नहीं हो पाए, लखनऊ को जीतने में सफल नहीं हो पाए, लखनऊ को जीतने में सफल नहीं हो पाए। आपको ध्यान हो, आउट्रम और हेनरी हैवलॉक ये कहते हैं कि लखनऊ को जीतने के अंदर पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए, लखनऊ को जीत नहीं पाए, केवल इन्होंने आकर भीड़ को, विद्रोहियों को, क्रांतिकारियों को तितर बितर कर दिया, इन्होंने अंग्रेजी सेनाओं को मजबूती दे दी, लेकिन ये बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, या फिर इनका जो प्रयास था कि लखनऊ को जीत ले, बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल को भगा दे, उनको मार दे, वो प्रयास इनके सफल नहीं हुए। कुछ दिन बाद यहां पर एक और अंग्रेज अधिकारी का आगमन होता है, और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम था कॉलिन कैंपबेल, जिसने 1857 में लखनऊ के विद्रोह का पूर्ण दमन किया। लखनऊ के विद्रोह का पूर्ण दमन किसने किया? कॉलिन कैंपबेल ने। और कॉलिन कैंपबेल ने विद्रोह का पूर्ण दमन कौन सी तारीख को किया? 21 मार्च 1858। कहते हैं कि ये वो तारीख है, कॉलिन, क्योंकि हेनरी हैवलॉक और जेम्स आउट्रम भी जब विद्रोह को पूर्ण रूप से खत्म नहीं कर पाए, तो एक और जांबाज अंग्रेज अफसर को यहां पर आना पड़ा, और जिसने इस विद्रोह का पूरा दमन किया, जिसने क्रांतिकारियों को शिकस्त दी। और आपको जानकारी हो, 21 मार्च 1858 को कहते हैं कि कॉलिन कैंपबेल नाम का अंग्रेज अफसर यहां पर आता है। हालांकि कॉलिन कैंपबेल आ तो पहले ही गया था काफी, लेकिन विद्रोह का जो पूर्ण दमन किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किस मार्च को वो आया तो बहुत पहले। हेनरी हैवलॉक और जेम्स आउट्रम जब सफल नहीं हो पाए, तो कुछ दिन बाद ही कॉलिन कैंपबेल आ गया, लखनऊ को जीतने का उसने प्रयास किया, लेकिन पूर्ण रूप से वो लखनऊ को जीतकर और एक तरीके से लखनऊ पर पुनः ब्रिटानिया अधिकार करने में 21 मार्च की तारीख आ गई। यानी 21 मार्च 1858 की वो तारीख है, लखनऊ पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लखनऊ का जो क्षेत्र है ना, इस पर फिर से ब्रिटानिया अधिकार हो गया, पुनः ब्रिटिश अधिकार हो गया। बताना चाह रहा हूं, बेगम हजरत महल अभी भी हार नहीं मानी है, लखनऊ छोड़ना पड़ा, लखनऊ छोड़कर चली गई। ये बेगम हजरत महल ये कहते हैं कि लखनऊ इसने छोड़ दिया। मैं बताना चाह रहा हूं कि बेगम हजरत महल जिसने लखनऊ छोड़ दिया, लेकिन एक बात ध्यान दे, लखनऊ में पराजय के बाद भी वो अवध के देहातों में चली गई, अवध के गांवों में चली गई, और वहां भी क्रांति की चिंगारी को सुलगाती रही। ये शाहजहांपुर भी गई, जहां इसने मौलवी अहमदुल्लाह के साथ विद्रोह को नेतृत्व दिया। आपको जानकारी हो, मैं यहां पर बता दूं कि लखनऊ में वो हार गई, या लखनऊ पर कॉलिन कैंपबेल का कब्जा हो गया, तो क्या बेगम हजरत महल ने सरेंडर कर दिया? नहीं, बेगम हजरत महल अभी थकी नहीं थी। आपको जानकारी हो, कहते हैं कि एक समय में जो कोठे के अंदर थिरक्का करती थी, आज वो 57 के संग्राम में अंग्रेजों को उनके पांवों पर थिरका रही थी। ये बेगम हजरत महल थी। कहते हैं कि लखनऊ को जीतने के बाद भी अंग्रेज बेगम को पकड़ नहीं पाए। और ये बेगम हजरत महल, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये बेगम हजरत महल ये कहां चली गई? ये बेगम हजरत महल, ये आपको जानकारी हो, ये चली गई अवध के देहातों के अंदर। लखनऊ में पराजय के बाद ये अवध के देहातों में, अवध के गांवों में चली गई। लखनऊ में बेगम हजरत महल पराजित हो गई, लखनऊ के अंदर पराजय हो गई, और लखनऊ में पराजय के बाद अवध के देहातों में जाकर क्रांति को चलाने लगी, क्रांति की चिंगारी सुलगाने लगी। अवध के देहातों में जाकर, आपको जानकारी हो, लखनऊ में पराजय के बाद अवध के देहातों में जाकर क्रांति की मशाल को जलाया। किसने जलाया क्रांति की मशाल को? बेगम हजरत महल ने क्रांति की मशाल को अवध के देहातों के अंदर जलाया। आपको जानकारियों में बताना चाह रहा हूं, ये शाहजहांपुर भी गई। ये कहां गई? शाहजहांपुर भी गई। शाहजहांपुर, ध्यान देना, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि शाहजहांपुर में बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्लाह के साथ विद्रोह को नेतृत्व दिया। शाहजहांपुर के अंदर बेगम हजरत महल ने, आपको जानकारी हो, शाहजहांपुर की बात करते हैं, कहते हैं कि बेगम हजरत महल ने मौलवी
मौलवी अहमदुल्ला के साथ, मौलवी अहमदुल्ला के साथ, मौलवी अहमदुल्ला के साथ, मौलवी अहमदुल्ला के साथ विद्रोह को नेतृत्व दिया, मौलवी अहमदुल्ला के साथ विद्रोह को नेतृत्व दिया। कहां पर? शाहजहांपुर के अंदर। ये बेगम हजरत महल लड़ रही थी, अवध के देहातों में गई, गांव गांव में घूमी, क्रांति की मसाल को जलाया, लेकिन कहते हैं कि एक समय आया जब पूर्व में तवायफ रह चुकी और अब बेगम हजरत महल लखनऊ की ये मलिका, इसके पांव भी अब रुक गए। और जब इसके पांव रुक गए तो क्योंकि लड़ते लड़ते इतना थक गई, ये नेपाल चली गई और राजा जंग बहादुर से इसने शरण ले ली। आपको ध्यान हो, बेगम हजरत महल जब लड़ते लड़ते थक गई तो आखिरकार बेगम हजरत महल ने क्रांति के खत्म होने के बाद, आपको ध्यान हो, लगभग 1859 के बाद कहते हैं कि ये फिर नेपाली थी, क्योंकि अवध के देहातों में घूमते घामते इतनी थक गई, फिर ये नेपाल चली गई। अब नेपाल गई तो इसका वर्ष सबको बता के थोड़ी जाएगी कि नेपाल गई हूं, ये वहां गई थी और इसने जंग बहादुर से शरण ली थी। ध्यान दे, अंततः बेगम हजरत महल, अंततः बेगम हजरत महल कहां चली गई? जब थक गई, क्योंकि देखो पहले नृत्य में अपने पांव खूब थिरकाए, फिर 57 के संग्राम में अंग्रेजों को खूब थिरकाया, लेकिन आखिरकार इसके पांवों ने जवाब दे दिया और बेगम हजरत महल अंततः कहां चली गई? नेपाल। नेपाल चली गई और नेपाल के राजा थे जंग बहादुर ने इनको शरण दे दी और वहां ये एक सादा जीवन जीने लगी। नेपाल के राजा जंग बहादुर, आपको ध्यान हो, नेपाल के राजा जंग बहादुर ने इसे शरण प्रदान की। नेपाल के राजा जंग बहादुर ने इसे शरण दी और आपको ध्यान हो, यह नेपाल में सादा जीवन जीने लगी। लगभग 20 साल ये नेपाल में रही, नेपाल में सादा जीवन जीने लगी, सादा जीवन जीने लगी। 57 के संग्राम के अंदर कहते हैं कि हाथी पर सवार होकर मोर्चा लेने वाली बेगम हजरत महल के पांवों ने जवाब दिया तो ये नेपाल पहुंच गई और राजा जंग बहादुर, नेपाल के राजा जंग बहादुर ने इनको शरण प्रदान कर दी। और मैं बताना चाह रहा हूं, अप्रैल 1879, तारीख मिलती है 7 अप्रैल 1879 को काठमांडू में ही इसकी मौत हो गई। काठमांडू में इसकी कब्र है, ध्यान देना, जहां मौत हुई वहीं कब्र है। काठमांडू नेपाल के अंदर इसकी मौत हो गई। और मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि 1879 के अंदर काठमांडू में नेपाल के अंदर जब इसकी मौत हुई तो मौत से 2 साल पहले 1877 में इसने भारत आने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार की कुछ ऐसी शर्तें थी जिसको मानने से इसने मना कर दिया और ये वहीं नेपाल के अंदर ही राजी खुशी बैठी रही। और कहते हैं कि 1879 के अंदर अप्रैल 1879 में इसने काठमांडू की धरती पर अपनी अंतिम श्वास ले ली। ये बेगम हजरत महल और अवध के विद्रोह की कहानी थी। लेकिन बेगम हजरत महल और अवध के विद्रोह की कहानी जब मैंने आपको बताई है तो मैं इतना भी बताना चाह रहा हूं कि लखनऊ के अंदर जब आप हजरतगंज मोहल्ले में जाते हो तो बेगम की वीरता का वो प्रमाण प्रस्तुत करती है। और इसी प्रमाण को दिखाते हुए 1984 में भारत सरकार ने भी डाक टिकट जारी किया बेगम हजरत महल के ऊपर। ध्यान दें, बेगम हजरत महल के ऊपर 1984 के अंदर बेगम हजरत महल पर डाक टिकट जारी किया, डाक टिकट जारी किया। देखो, आदमी या औरत अपने कर्मों से महान होते हैं। एक तवाहिफ के रूप में कोठे में थिरकने वाली एक महिला 1857 की क्रांति की नायिका बन गई। 1984 के अंदर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, जब मैंने बेगम हजरत महल की बात की है तो बेगम हजरत महल के साथ में मुझे उसके राज्य की 2 महिलाओं का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। बेगम हजरत महल की बात करता हूं तो इसके साथ में 2 महिलाएं जो अवध के अंदर थी,
एक महिला है रहीमी और दूसरी एक तवायफ है जिसका नाम है हैदरी बाई। इन दोनों का जिक्र करना भी आवश्यक हो जाता है। मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। रहीमी बेगम हजरत महल जब लखनऊ और अवध के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी तो उसने अपने नेतृत्व में महिलाओं का एक दल बनाया था। और आपको ध्यान हो, उसमें मतलब वैसे पूरे क्रांति का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल के पास था, लेकिन उसने जो महिला सैनिक दल बनाया था उसका नेतृत्व सौंप दिया था रहीमी को। और रहीमी फौजी वेश पहनकर महिलाओं को तोप और बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देती थी। ध्यान दे, रहीमी जो थी ना, ये महिला सैनिक दल की मुखिया थी। बेगम हजरत महल के राज में इस रहीमी को क्या बनाया था? महिला सैनिक दल का मुखिया। और इसका काम क्या था? ये महिला सैनिक जो भर्ती किए जाते थे उस महिला सैनिक दल में, उन महिला सिपाहियों को, उन महिला सैनिकों को बंदूक और तोप की ट्रेनिंग देना, सैन्य प्रशिक्षण देना, बंदूक व तोप का प्रशिक्षण देना, यह काम रहीमी किया करती थी। यह काम कौन करती थी? रहीमी। और यह हैदरी बाई कौन है? यह लखनऊ की एक तवायफ थी जहां अंग्रेज अफसर आते थे और क्रांतिकारियों के खिलाफ अपनी गुप्त योजनाएं वहां बताते थे, लेकिन हैदरी बाई जाकर वो क्रांतिकारियों को बता देती थी और अपनी देशभक्ति का उसने परिचय दिया। ध्यान दे, हैदरी बाई कौन है? ये लखनऊ की तवायफ है। ये लखनऊ की तवायफ है, मतलब ये कोठे पर थी और अंग्रेज उस कोठे पे जाते थे तो क्रांतिकारियों से ये गुप्त बातें, जो अंग्रेज क्रांतिकारियों के खिलाफ गुप्त बातें थी, उनसे उगलाती थी और उगलाकर क्रांतिकारियों को बताती थी। लखनऊ की तवायफ जिसने अंग्रेजों से प्राप्त गुप्त सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाई। अंग्रेजों से प्राप्त गुप्त सूचनाएं, अंग्रेजों से जो गुप्त सूचनाएं प्राप्त होती थी वो गुप्त सूचनाएं कहां तक पहुंचाई? वो क्रांतिकारियों तक पहुंचाई। गुप्त सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाने का काम किया। आपको जानकारी हो, लखनऊ की तवायफ जिसने अंग्रेजों से प्राप्त गुप्त सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाई और क्रांति को एक सशक्त आधार प्रदान किया, उस महिला का नाम क्या? उस महिला का नाम है हैदरी बाई। और जब मैंने इतना बात की है तो मैं आपको यहां पर फैजाबाद के विद्रोह के बारे में भी बताना चाहूंगा। आपको जानकारी हो, अगर मैं फैजाबाद के विद्रोह की बात करता हूं तो फैजाबाद के अंदर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर फैजाबाद के संदर्भ में भी आपको ध्यान के अंदर आनी चाहिए कि फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला। आपको जानकारी हो, मैंने वैसे बता दिया आपको फैजाबाद का विद्रोह, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि फैजाबाद का विद्रोह, कहते हैं यह विद्रोह फैजाबाद अयोध्या के पास है। जून 1857 में विद्रोह प्रारंभ हुआ। जून 1857 में यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। आपको ध्यान हो, कब हुआ यह विद्रोह प्रारंभ? जून 1857 के अंदर यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेतृत्व फैजाबाद के विद्रोह को नेतृत्व किसने दिया? फैजाबाद के विद्रोह को नेतृत्व दिया था मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद के विद्रोह को नेतृत्व किसने दिया? फैजाबाद के विद्रोह को नेतृत्व दिया मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी जी थे। और आपको ध्यान हो, विद्रोह का दमन कहते हैं 5 जून 1858 के दिन एक जनरल था जिसने जनरल रेनॉल्ड ने इस विद्रोह का दमन किया था। जनरल रेनॉल्ड ने इस विद्रोह का दमन किया था। और आपको ध्यान हो, मौलवी अहमदुल्ला की क्रांति के दौरान मौत हो गई। कैसे मौत हो गई? रुहेलखंड सीमा पर पुआया नामक स्थान है, रुहेलखंड के सीमा के ऊपर एक पुआया नामक स्थान है। मौलवी अहमदुल्ला की जो मौत हुई क्रांति 1857 की क्रांति के दौरान, मौलवी अहमदुल्ला की जो मौत हुई, तो बताना चाह रहा हूं रुहेलखंड सीमा पर कौन सी जगह है? पुआया नामक स्थान पर, पुआया नामक स्थान पर हो गई। आपको ध्यान हो,
मौलवी अहमदुल्ला की मौत रुहेलखंड सीमा के ऊपर पुआया नामक स्थान के ऊपर हो गई। लखनऊ का, अवध का, शाहजहांपुर का ये विद्रोह पूछते हैं ना, तो बेगम हजरत महल, बिरजिस कादिर अहमदुल्ला। फैजाबाद के विद्रोह के अंदर विशेष रूप से मौलवी अहमदुल्ला का कंट्रीब्यूशन हम भूल नहीं सकते, और कहते हैं कि बेगम हजरत महल भी लखनऊ के अंदर जब पराजित हो रही थी तो वो शाहजहांपुर गई थी, और जहां पे उसने मौलवी अहमदुल्ला के साथ विद्रोह को नेतृत्व दिया। देखो ये क्रांति है, क्रांति में घटनाएं बहुत सारी है। उस समय कोई इतना सशक्त टीवी मीडिया नहीं था कि पत्रकार ले जाकर क्रांतिकारियों को, अगर आज कोई पत्रकार होते ना तो वो क्या करते, बेगम हजरत महल के आगे माइक खड़ा कर देते, बताइए बताइए बेगम, आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, आप क्रांति क्यों कर रही है, क्या आप थक नहीं रही है, ऐसे सवाल करते। और ऐसे सवाल करते तो शायद बेगम हजरत महल कभी युद्ध नहीं कर पाती। और बेगम हजरत महल ने युद्ध इसलिए किया क्योंकि उसके सामने वर्तमान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्वेश्चन नहीं थे, और ये क्वेश्चन नहीं थे इसलिए वो तवायफ 1857 की क्रांति की एक बड़ी नायिका बनकर उभरी। और इस तरीके से आज के इस लेक्चर के अंदर हमने अवध के विद्रोह को, लखनऊ के विद्रोह को, शाहजहांपुर और फैजाबाद के विद्रोह को पढ़ने का, समझने का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से आपको एक ऐतिहासिक चरित्र के बारे में, बेगम हजरत महल के चरित्र के बारे में बताने का मैंने प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रयास अच्छा लगेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।